Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आनंद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आजकल जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है वो है निपाह वायरस। आप सभी ने बहुत बार इस वायरस का नाम सुना हो पिछले बीते हुए कुछ हफ्तों में, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में केरला में बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। तकरीबन 25 केस यानी कि 25 केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें कि निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और यहाँ पर 16 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है अभी तक इंडिया में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, यहाँ पर मैं बताऊंगा कि निपाह वायरस क्या है, बात करेंगे उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बात करेंगे उसके सिम्प्टोमेटोलॉजी और आखिरी में बात करेंगे कि कैसे आप प्रिवेंशन लेकर के उस वायरस से बच सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे नहीं, वहां पर आपको रेड कलर का एक बटन मिलेगा, उसे आप टैप करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ साथ उसके बगल में एक छोटी सी बेल आइकन होगी, आप उसे भी टैप कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि वायरस क्या होते हैं। तो वायरस लिविंग एंड नॉन लिविंग यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच में एक कड़ी है जो जोड़ता है सजीव को यानी कि लिविंग थिंग को और निर्जीव यानी कि जो नॉन लिविंग चीजें हैं उनके बीच। एक छोटा सा एग्जांपल एक बताता हूँ कि किसी भी जीवित जो जीव है उनमें सेल्स यानी कि कोशिकाएं पाई जाती हैं, पर यहाँ पर किसी भी वायरस के अंदर अभी तक कोशिकाएं या सेल्स पाई नहीं गई हैं, जबकि बैक्टीरिया में यहाँ पर आपको कोशिकाएं या सेल्स देखने को मिल जाती हैं। रही बात इस निपाह वायरस की, तो ये एक तरीके का आरएनए वायरस है और जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनआईवी वायरस भी बोलते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की। तो निपाह वायरस का सबसे जो पहले जो संक्रमण आया था या सबसे पहला जो केस देखने को मिला था वो 1998 में मलेशिया में एक निपाह नामक ग्राम यानी कि अब निपाह नाम के गांव से या विलेज से हुआ था और इसी वजह से इस वायरस का नाम निपाह वायरस पड़ गया। दूसरी बार ये केस 1999 में सिंगापुर में देखने को आया, बट ये उतना जो है ज्यादा ये नहीं बढ़ा, उतना ज्यादा केसेस देखने को नहीं मिले, इसलिए बहुत सारे लोगों ने इस पर फोकस भी नहीं किया। 2001 में इंडिया में यानी कि हिंदुस्तान में 2001 में इसका सबसे पहली बार संक्रमण देखने में आया, जब वेस्ट बंगाल में बहुत सारे लोगों ने एक तरीके की शराब का यूज किया और देखा गया कि वहां पर 65 लोग यानी कि 65 लोग संक्रमित हो गए इस वायरस से और 45 से ज्यादा यानी कि 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई इस वायरस की वजह से। और हाल ही के दिनों में यानी कि 2018 में बीते हुए कुछ हफ्तों में यहाँ पर देखने को मिला है कि केरला में मोर देन 25 लोग जो है इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, इन्फेक्टेड हो चुके हैं और मोर देन 16 यानी कि मोर देन 15-16 मान लीजिए कि आसपास मौतें हो चुकी है, क्योंकि इस वायरस का अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन नहीं बन सका है, कोई मेडिसिन नहीं बन चुकी है। इस कारण लोगों की मौत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यहाँ पर इस वायरस का जो मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो मौत का दर है वो मोर देन 70% यानी कि मोर देन 70% लोग यहाँ पर अपना जान खो देते हैं या इस वायरस की वजह से मर जाते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि मोड ऑफ स्प्रेड क्या क्या है, यानी कि वायरस कैसे फैलता है, या आप इसको बोल सकते हैं कि कुछ पैथोजेनेसिस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोले तो यहाँ पर आपको दो तरीके के होस्ट देखने को मिलेंगे निपाह वायरस के। सबसे पहला मिलेगा बैट यानी कि चमगादड़, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि चमगादड़ रात में निकलते हैं और फ्रूट्स खाते हैं। तो जो फ्रूट्स, क्योंकि ये वायरस बैट्स के अंदर यानी कि चमगादड़ों के अंदर रहता है और जब ये चमगादड़ किसी फ्रूट्स को खाते हैं या किसी फल को खाते हैं जो पेड़ पे लगे हुए हैं और अगर वही फल, क्योंकि वो फल हो चुके हैं इन्फेक्टेड, और वही फल अगर कोई इंसान खाए या कोई ह्यूमन खाए तो निश्चित तौर से ये वायरस उस ह्यूमन के अंदर भी जाने की पूरी से पूरी ताकत रखता है। ये हो गया आपका पहला ऑप्शन या पहला एग्जांपल। दूसरे की बात करें तो पिग्स यानी कि सुअर।
सुअर क्या होता है, सुअर के अंदर भी ये वायरस मौजूद रहते हैं और कुछ लोग जो सुअर का मांस खाना पसंद करते हैं या सुअर का मीट लेना पसंद करते हैं, अगर जब वो उसी इन्फेक्टेड पिग्स का या इन्फेक्टेड सुअर का अगर वो मांस या मीट लेते हैं, खाते हैं, तो ये वायरस डायरेक्ट उस इंसान के या उस ह्यूमन के पेट में चला जाता है या उस ह्यूमन की बॉडी में चला जाता है और वो पर्सन भी निपाह वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टोमेटोलॉजी की, आखिर इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं अगर बोलूं कि इंक्यूबेशन पीरियड इसका है, यानी कि ये वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं वो 48 घंटे से लेकर के और 1 हफ्ते के बीच में, यानी कि आप बोल सकते हैं 2 से 5 दिन के अंदर ये वायरस अपने सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देता है और बहुत ही सीवियर तरीके से इसके सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं कुछ मेन सिम्टम्स की बात करूं तो सबसे पहला आता है तेज बुखार। आपको बहुत ज्यादा तेज बुखार हो सकता है। दूसरे की बात करूं तो यहाँ पर आपको बहुत तेज चक्कर आ सकते हैं, आपको बहुत तेज सिर दर्द हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी जो मांसपेशियां होती हैं, जो मसल्स होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा बर्निंग हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और इस वायरस का मेन इफेक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन पे। तो यहाँ पर ये वायरस हमारे ब्रेन को भी जो है डैमेज करता है और इंसेफेलाइटिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस वायरस के इन्फेक्शन से। तो यहाँ पर मैंने कुछ सिम्टम्स की बात की। बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर ये वायरस हमारे बॉडी के 2 ऐसे सिस्टम को जगाड़ता है, ऐसे 2 सिस्टम को पकड़ लेता है, जिसमें से पहला है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि इस वायरस की वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आने लगती है और जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, जो इससे संक्रमित हो जाता है, वहां पर उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। अगला जो सिस्टम है वो है हमारा ब्रेन, यानी कि नर्वस सिस्टम। ये वायरस हमारे ब्रेन की जो नर्व्स होती है उसको भी ब्रेक डाउन करता है और यहाँ पर इंसेफेलाइटिस होने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज्यादा, इसके साथ साथ उसको चक्कर भी आने लगते हैं। तो ये 2 मेन तरीके थे। और ये हम बात कर लेते हैं कुछ ट्रीटमेंट की कि कैसे आप ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी तक किसी भी पैथी में, यानी कि एलोपैथिक हो गई, होम्योपैथिक हो गई या आयुर्वेदा हो गई, किसी भी पैथी में यहाँ पर इसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट या प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। यहाँ पर हर पैथी के डॉक्टर्स बोलते हैं कि यहाँ पर आप सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से, यानी कि जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं उसी के आधार पर ही आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है पेशेंट को। तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि होम्योपैथी बेस्ड करती है या होम्योपैथी वर्क करती है सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे। तो यहाँ पर आज या इस समय पूरा वर्ल्ड है, पूरा इंडिया है, या सब जितने भी मेडिकल फील्ड के जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो अब मानने को तैयार हो गए हैं कि सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से या सिम्टम्स के आधार पर ही हम इस वायरस का ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप जाइए अपने नजदीकी किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट हुइए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखाइए, आईसीयू में एडमिट हुइए और प्रॉपर केयर में रहिए, नर्सिंग स्टाफ के प्रॉपर केयर में रहिए, डॉक्टर्स के अंडर गाइडेंस में रहिए आप। अब आइए हम बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज ए प्रिवेंटिव और ट्रीटमेंट के आधार पर यहाँ पर कुछ मेडिसिन निकाल के आती है। सबसे पहली मेडिसिन आती है एकोनाइट। अगर आपको बहुत तेज बुखार आ रहा है, यानी कि सीवियर बुखार आ रहा है और सडन और वॉयलेंट, यानी कि थोड़ी ही देर में बहुत ज्यादा फीवर आ गया है, तो यहाँ पर आप एकोनाइट मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। सेकंड मेडिसिन की बात करूं तो सेकंड मेडिसिन आती है बेलाडोना। बेलाडोना भी काफी अच्छी मेडिसिन है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेलाडोना फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन की काफी अच्छी मेडिसिन है। तो आप यहाँ पे बेलाडोना को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेलाडोना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काफी अच्छा वर्क करती है और इसके साथ साथ वो इन्फेक्शियस केसेस में भी काफी मददगार मेडिसिन है। अगली मेडिसिन की बात करूं तो अगली मेडिसिन आती है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन के अंदर भी काफी अच्छे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि अगर आपको बहुत तेज हेडेक हो रहा हो, या यानी कि सिर दर्द हो रहा हो, चक्कर वगैरह आ रहा हो या सीवियर कमजोरी हो रही हो, इसके साथ साथ अगर आपको फीवर आ रहा है बहुत तेज, तो यहाँ पर ग्लोनाइन भी काफी अच्छा वर्क करती है। ये कुछ मेडिसिन थी जिससे आप प्रिवेंशन के रूप में या फिर ट्रीटमेंट के रूप में आप यूज कर सकते हैं निपाह वायरस के केस में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रिवेंशन की, किन किन प्रिवेंशन को यूज करके आप इस वायरस से बच सकते हैं। तो सबसे पहले बैट यानी कि चमगादड़ों से दूर रहिए। दूसरा, कटे हुए फल या पेड़ से गिरे हुए फलों का यूज बिल्कुल भी मत करिए। थर्ड, पिग्स यानी कि सुअरों का मीट या मांस मत लीजिए। फोर्थ, अगर कोई
बंदा या कोई ह्यूमन है, कोई पर्सन है जो इस वायरस से संक्रमित है, तो आपको उस व्यक्ति से दूरी बनाए रखनी है, ठीक है। फिफ्थ, अगर किसी प्लेस पे निपाह वायरस का अटैक हो चुका है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जैसे कि केरला में अगर आपका ये अटैक हो चुका है इस वायरस का, तो आपको केरला नहीं जाना चाहिए। केरला से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि जितना आप सुरक्षित रहेंगे, जितना आप जो है अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, उतना ही ज्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको मैंने इस निपाह वायरस के बारे में बहुत सारी डिटेल दी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों पे और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये वायरस बहुत ज्यादा हानिकारक है और आपको अपने आसपास के लोगों को इस वायरस के बारे में जानकारी जरूर देनी चाहिए। अगर आपको कोई सुझाव हो हमारे वीडियो के लेकर के या फिर हमारे चैनल को, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो मैं डॉक्टर आनंद मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।